हेलो, स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अपूर्वा अग्रवाल आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रही थी। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के बारे में जो भी सरकार की कुछ स्कीम्स हैं या जो भी सरकार ने कुछ योजनाएं वगैरह चला रखी हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर 4 पे, जिसका नाम है औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उस चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री होती क्या है। तो इंडस्ट्री को एक जनरल वे में आप देखो, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक जनरल वे में। तो इंडस्ट्री वो है भाई जो किसी एक, मान लो कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट है ना, उसको मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर दूं जो 100 रुपये में चेंज हो जाए। जैसे कि आप जानते हो कि कच्चे माल को हम किस में चेंज करते हैं, किसी प्रोडक्ट में। जैसे कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में गेहूँ होते हैं और गेहूं को अगर हमने चेंज कर दिया आटे में, ठीक है, तो ये एक तरीके का वैल्यू एडिशन हो गया। मान लो गेहूं पहले 10 रुपये किलो था, लेकिन अब आटे में चेंज होकर मान लो वो 80 रुपये किलो हो गया, तो ये एक तरीके का वैल्यू एडिशन हो गया। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज वैल्यू एडिशन करने का काम करती हैं, जिससे क्या होता है मार्केट में वो चीज़ डेवलप होकर आती है और बिकती है, और उससे उस इंडस्ट्री को या उससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको बेनिफिट होता है। तो हमारे जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं उसमें बेसिकली हम 3 सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर, दूसरा हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री, और तीसरा हम डिस्कस करते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि भाई एक तो सेक्टर है, मैंने बोला आपको एग्रीकल्चर सेक्टर, एक मैंने बोला आपको सर्विस सेक्टर, एक मैंने आपको बोला इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री तो मैंने आपको बता दी। तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री वही है जो है ना आपके रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में चेंज करके उसकी वैल्यू को इन्हेंस कर देती है, वो क्या कहलाएगी, इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, इंडस्ट्री, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई बिजनेस क्या कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि भाई सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ये है कि आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ से जैसे कि जैसे इंजीनियर्स हो गए या MBA करे हुए लोग हो गए, तो वो यहाँ से इंजीनियर्स बनते हैं, MBA करते हैं और बाहर जाके उनका प्लेसमेंट हो जाता है आउट ऑफ इंडिया या फॉरेन में। तो उसे क्या कहते हैं, वो एक तरीके का सर्विस सेक्टर है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो वो सर्विस यहाँ रह के भी प्रोवाइड कर सकते हैं और वो सर्विस वो बाहर जाके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर इंडिया के केस में ये है कि इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है कंपेरेटिव एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर में भी इतना बेनिफिट नहीं होता, ना इंडस्ट्री में इतना बेनिफिट होता जितना कि सर्विस सेक्टर में होता है, क्योंकि आपने देखा है आजकल हर दूसरे घर में कोई एक इंजीनियर है और वो बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा खासा पैकेज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 ये सेक्टर थे, जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं हमारे कौन से सेक्टर पे, इंडस्ट्री के सेक्टर पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई वैल्यू एडिशन करके प्राइस को कैसे बढ़ाया जाता है और ना क्या क्या सरकार स्कीम्स चला रही है कि भाई आप अगर कोई इंडस्ट्री चला रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको ईजी बनाने के लिए या ईज ऑफ डूइंग करने के लिए क्या क्या सरकार सहायता कर रही है और क्या क्या स्कीम्स चला रही है। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी, कौन कौन सी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, माइक्रो, स्मॉल, माइक्रो और मार्जिनल। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं एक बार यहाँ से। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कौन से सेशन में, 2023-24, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमें कब का पढ़ना है, लास्ट ईयर का पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले, देखो वर्ष 2023-24 में उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर इतने % की वृद्धि हुई। देखो 2 तरीके के प्राइस होते हैं, एक तो होते हैं स्थिर मूल्य, एक तो होते हैं आपके स्थिर मूल्य, एक होते हैं आपके प्रचलित मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य को बोलते हैं बेस प्राइस और प्रचलित मूल्य को बोलते हैं करंट प्राइस। दोनों में फर्क क्या है कि आपने ये देखा है कि भाई 2011 में हमारे यहाँ पॉपुलेशन सेंसस हुई थी। ठीक है, तो 2011 के अकॉर्डिंग मान लो, या कोई भी एक बेस ईयर मान लो, 2011 छोड़ो, कोई भी एक बेस ईयर मान लो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बेस ईयर है 2000X, कोई बेस ईयर है। ठीक है, इसमें किसी चीज की वैल्यू अगर 10 रुपये है और आज यानी 2024 में किसी चीज की वैल्यू 80 रुपये है, तो इस ईयर से कंपेयर करना क्या कहलाएगा, बेस प्राइस पे वैल्यू को चेक करना कहलाएगा। यानी कि आपने कोई एक बेस ईयर ले लिया और उसके कंपैरिजन में आप आज की वैल्यू को
एग्जामिन कर रहे हो कि भाई कितना ग्रोथ हुआ है और कितना लॉस हुआ है, तो वो तो आपका क्या कहलाएगा, बेस प्राइस कहलाएगा, कि बेस प्राइस पे आप क्या कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, यानी कि ये कहलाएगा बेस प्राइस 10 रुपए, ठीक है। करंट प्राइस किसे कहेंगे, करंट प्राइस किसे कहेंगे कि भाई आज की कीमत के हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बेस प्राइस करंट प्राइस के उसमें नहीं पढ़ना, आपको सिंपल ये याद करना है कि भाई हमारा जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है उसमें बेस प्राइस में कितनी ग्रोथ होती है और करंट प्राइस के पर्सपेक्टिव में कितनी ग्रोथ हुई है। तो हमने ये देखा 2023-24 में उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर यानी कि बेस प्राइस पर, कौन सा ईयर ले रखा है इन्होंने, 2011-12, जनरली इसी को बेस ईयर माना जाता है। तो 2011-12 के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा है कि कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है, 12.43% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसके बाद उद्योग क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, खनन उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण क्षेत्र। एक बार जस्ट मैं आपको रीड आउट करके बता रही हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे कि किस सीक्वेंस में आपको याद करना है, वो मैं आपको याद भी करा दूंगी। तो देखो आगे क्या दे रखा है कि सकल मूल्य राज्यवर्धन, इसको कहते हैं GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। यानी कि आपको राज्य के रेस्पेक्ट में ये देखना है कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ, मूल्य संवर्धन कितना हुआ है। तो 2011-12 में 1.36 करोड़ से लाख करोड़ से बढ़कर 2.33 लाख करोड़ हो गया, और वार्षिक वृद्धि इतनी है, प्रचलित मूल्यों पर इतने करोड़ से बढ़कर 4.3 करोड़ हो गया, वार्षिक वृद्धि इतनी है, ठीक है। आपको ये सब याद नहीं करना, आपको याद इसको ऐसे करना है, देखो ये रहा कि हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो पहली बात तो कि हम 2 चीज़ों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, कौन कौन सा, बेस प्राइस और करंट प्राइस। बेस ईयर आपको भी पता चली गया 2011-12 होता है, इस पे हम 3 चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। कौन कौन सी 3 चीज़ें, 3 चीज़ें हमारी कौन कौन सी, GDP, GSVA, पहला है GDP, दूसरा है GSVA और तीसरा है कि भाई ग्रोथ कितनी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GDP की। तो GDP जो बेस प्राइस पर है वो है 2.33 लाख करोड़, कितनी है, 2.33 लाख करोड़, और करंट प्राइस पर है 4.3 लाख करोड़। तो याद कैसे करोगे भाई, 2 का दुगना 4 होता है, तो 2 आपको याद रखना है, और 2 का दुगना इधर 4 हो गया, इधर 33 है, इधर 33 में से एक 3 हटा दो। तो इसको इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि 2.33 लाख करोड़ और 4.03 लाख करोड़, ठीक है। ये तो हो गया बेस प्राइस, ये हो गया करंट प्राइस। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। तो वैल्यू एडिशन जो है वो बेस प्राइस पे तो दिखा रहा है 24.84%, ठीक है, और करंट प्राइस पे दिखा रहा है 28.21%, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कुछ याद कर लेना कि भाई 24 और ये 28 हो गया, एक सेकेंड, ये शायद 24 और 28 नहीं है, ये 29 है, ठीक है। तो 29.84%, कितना हो गया ये 29.84%, और वो वाला कितना हो गया 28.21%, ठीक है। और ग्रोथ अगर हम देखें तो 12.43% है और इधर 15 है। तो ग्रोथ तो आपको एक जनरल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई 12-15 की ग्रोथ है, इसको आप ऐसे याद कर लेना, इधर 28-29 है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, 2 का दुगना 4 है, 33 और 4.3 है। तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले तो हमने GDP देखी थी, GDP कितनी थी 2.33 लाख करोड़, और इधर कितनी थी 4.3 लाख करोड़। फिर हमने बात की थी किसकी, GSVA की, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की, सकल राज्य मूल्यवर्धन की। तो ये कितना था, इधर तो 28 था और इधर कितना था 29 था, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि भाई वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हमने देखी थी यहाँ 12 है और यहाँ 15 है। पॉइंट थोड़े बहुत करके याद हो जाएंगे, इसका पॉइंट याद होना आपको जरूरी है कि भाई ये वाला डेटा आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। कितना है ये 29.84 और 28.21, तो 29.84 और 28.21, बाकी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, मगर इसका आपको एग्जैक्ट डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। तो GSVA पे आपको फोकस करना है। GSVA बेस प्राइस पे कितना है 29.84, और ये वाला कितना है करंट प्राइस पे, ये है 28.21। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। तो आगे ये है कि अब देखो जो इंडस्ट्री होती है यानी कि उद्योग क्षेत्र जो होता है, तो उस उद्योग क्षेत्र में जो 3-4 उपक्षेत्र होते हैं कि भाई बिजनेस तो आप कर रहे हो, तो पूरे अगर इंडिया के या पूरे राजस्थान के लेवल पे बात करें तो 3-4 तरीके के बिजनेस होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज़ का विनिर्माण कर रहे हो, यानी कि उसको नया रूप दे रहे हो, दोबारा से बनाना, जैसे कि आप कुछ ऐसे मान लो कि इसका एग्जाम्पल मुझे भी याद नहीं आ पा रहा, तो कोई विनिर्माण करना या फिर कुछ निर्माण करना। निर्माण करना मतलब कुछ नया बनाना, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना या इस तरीके की चीज़ें करना, ठीक है। तीसरा होता है विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवाएं, और चौथा होता है खनन करना यानी माइनिंग करना। तो ये 4 तरीके के उद्योग होते हैं। कौन कौन से हो गए, या तो विनिर्माण करना,
या फिर निर्माण करना, या फिर विद्युत गैस जलापूर्ति और अदर्स, या फिर माइनिंग करना। ठीक है, अब इन चारों का देखो टोटल अगर 100% बिजनेस हो रहा है तो इस 100% में इन चार का कितना कितना वेटेज है वो हमको याद होना चाहिए। तो आपको ये याद इसी सीक्वेंस में करना है। क्या बोला मैंने? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति, और चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया आपका खनन और उत्खनन। तो इस सीक्वेंस में याद करोगे तो ये भी फटाफट याद हो जाएगा। कैसे? देखो, सॉरी, इसका सीक्वेंस आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, तभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। क्या करना है आपको? देखो, विद्युत गैस जलापूर्ति है 10.48%, खनन है 11.99%, और निर्माण है आपका 35.26%, और विनिर्माण है आपका 42.27। तो आप याद इसको ऐसे करना, देखो इसी सीक्वेंस में याद करो इसको, विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत गैस। वी ऊपर है, वी नीचे, और नीचे निर्माण और खनन है। सबसे पहले विनिर्माण किया, फिर निर्माण किया, फिर खनन, माइनिंग करी। किसकी माइनिंग करी? विद्युत की, गैस की और जलापूर्ति की। ऐसे याद कर लो। अब इसको ऐसे याद करोगे कि देखो इधर इधर का देखो 10, 11, 35, 42, 10, 11, 35, 42। तो आपको इसको ऐसे याद करना है 10, 11, 35 और 42। पॉइंट आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। यहाँ देखो 26, 27 है, ठीक है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 99 है, 11 × 9 99। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले तो विनिर्माण किया, फिर क्या किया? निर्माण किया, फिर क्या किया? खनन किया, फिर उसके बाद किसका खनन किया? विद्युत का, गैस का, जलापूर्ति का और अन्य का। सीक्वेंस कैसे याद होंगे? इसकी परसेंटेज वेटेज कैसे याद होंगे? तो 10, 11, 35 और 42, 10, 11, 35 और 42, ऊपर 26, 27 है इधर, ठीक है, इधर कितना है? 48 और 99। ठीक है, ये क्या है? इसका वेटेज है, यानी कि इसका क्या है? ये भारांश है। ये क्या है? उपक्षेत्र है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वेटेज और ये हो गया इसका भारांश। क्या क्या सेक्टर्स होगा? एक बार वापस बोलो मेरे साथ। विनिर्माण हो गया, विनिर्माण के बाद क्या हो गया? निर्माण हो गया, निर्माण के बाद खनन हो गया। किसका खनन हो गया? विद्युत का, गैस का, जलापूर्ति का और अन्य का। याद कैसे करना है? नीचे से 10, 11, 35, 42। पॉइंट्स कैसे याद होंगे? ऊपर के दो में देखो 26 और 27 है, फिर नीचे वाले में 48 और इधर क्या है? 99। ठीक है, इससे जस्ट पहले हमने जो वो पढ़ा था इंडस्ट्री सेक्टर में, उद्योग क्षेत्र में, जीएसवी और जीडीपी। तो बेस प्राइस और करंट प्राइस था। तो जीडीपी हमने देखी थी कितनी? 2.33 लाख करोड़ बेस प्राइस पे, और करंट प्राइस पे जीडीपी कितनी थी? 4.3 लाख करोड़। याद कैसे करना था? 2 का दुगना 4 और 33 का 3 हटा दो 1, तो 0.3 हो गया। ठीक है, जीएसवी कैसे याद किया था भाई हमने? जीएसवी था 29.47 था, सॉरी 29.84 था, और इधर कितना था? 28.21 था। 28, 29, 84 और 21। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रोथ देखी थी, तो ग्रोथ ऐसे याद की थी हमने 12 और 15 से। पॉइंट आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मगर उसके पॉइंट याद होने चाहिए। किसके? जीएसवी के, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्य वर्धन के। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अपन। आगे देखो, आगे आता है आईआईपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है कि भाई एक इंडेक्स जारी की जाती है सीएसओ के द्वारा। वो क्या करता है? वो बताता है कि अल्पकालिक परिवर्तन को मापता है उत्पादन मात्रा में, कि यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है उसमें शॉर्ट टाइम में क्या क्या चेंज हो रहा है, उसको नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? आईआईपी इंडेक्स का यूज किया जाता है। निकालता कौन है? सीएसओ निकालता है। ठीक है, ये सीएसओ निकालता है, और ये औद्योगिक निष्पादन का मुख्य सूचकांक है। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई आईआईपी है एक, क्या होता है आईआईपी? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, है ना। निकालता कौन है इसको? सीएसओ निकालता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापा जाता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी इंडेक्स निकालने के लिए या कुछ भी करने के लिए एक ईयर की जरूरत होती है। अभी देखा था आपने बेस प्राइस और करंट प्राइस थे, तो उनमें कोई एक रेफरेंस ईयर थे, तो ऐसे इसके लिए भी एक रेफरेंस ईयर है, वो है 2011-12। ठीक है, अब देखते हैं भाई इस बार आईआईपी के इंडेक्स में, इसके इंडिकेटर में कितना इसका मार्क्स आया है। तो आईआईपी में 3 ग्रुप्स में बांटा था इसको, विनिर्माण, खनन और विद्युत। जैसे अभी हमने देखा कि भाई इंडस्ट्री में 4 सब टाइप्स थे, और हर सब टाइप का एक अपना वेटेज था। ऐसे ही आईआईपी ने जो इंडेक्स दिया है उसने किसको कितना वेटेज दिया है वो हमको पता होना चाहिए। तो इसने विनिर्माण सेक्टर को तो 77% का वेटेज दिया है,
खनन सेक्टर को इसने 14% का वेटेज दिया है और विद्युत के सेक्टर को इसने कितने का वेटेज दिया है, 8% का वेटेज दिया है। तो सबसे पहले है विनिर्माण, फिर है खनन, फिर है विद्युत। देखो सीक्वेंस पलट गई है, उधर सीक्वेंस क्या थी, विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति। यहाँ पे विद्युत और खनन एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से निर्माण गायब हो गया है, तो आपको भी इसको उसी सीक्वेंस में याद करना है। उसमें से निर्माण हटा दो, परसेंटेज कैसे याद रहेगी कि भाई 77 है, 14 है और 8 है। ये आपको याद होना चाहिए कि किसका कितना वेटेज है। तो आईआईपी इंडेक्स जो है वो निकालता कौन है, सीएसओ निकालता है। कब निकालते हैं, 2011-12 के बेस ईयर को लेके निकालते हैं, ठीक है। इसमें वेटेज कितना है, तो विनिर्माण सेक्टर का वेटेज तो है 77%। उसके बाद निर्माण सेक्टर का, सॉरी, खनन सेक्टर का वेटेज कितना है, 14%। और इसका जो ये विद्युत सेक्टर है इसका वेटेज कितना है, 8% है, ठीक है। दूसरा एक चीज एक्स्ट्रा आप याद रख लेना कि भाई ये कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है मंथली, मासिक आधारों पर, ठीक है, मंथली निकाला जाता है ये। तो आईआईपी आपको पता चल गया कि आईआईपी होता क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो आईआईपी के बाद कुछ कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि ये होती है कुछ कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज जो होती है वो हमारे 8 टाइप की होती है, ठीक है। 8 टाइप कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आती है रिफाइनरी, फिर आती है विद्युत, फिर आती है स्टील, फिर आता है कोयला, फिर आता है क्रूड ऑयल, फिर आता है नेचुरल गैस, फिर आता है सीमेंट और फिर आता है उर्वरक, ठीक है। ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, रिफाइनरी, फिर आएगी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, फिर आएगा स्टील, फिर उसके बाद आएगा कोयला, फिर आएगा क्रूड ऑयल, फिर उसके बाद आएगा नेचुरल गैस, फिर उसके बाद आएगा सीमेंट, फिर आएगा उर्वरक। अब आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि भाई जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, टोटल कितनी हो गई, गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोर इंडस्ट्री में किसका ज़्यादा वेटेज है और किसका कम है, ये कई बार क्वेश्चन आरपीएससी पूछ लेती है। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे, देखो रिफाइनरी आर से होती है, इलेक्ट्रिसिटी ई से होती है, स्टील एस से होता है, कोयला जो होता है वो सीओ से होता है, ये गलत लिख दिया मैंने, कोयला जो होता है वो कैसे होता है, सीओ, और क्रूड ऑयल किससे होता है, सीआर, क्रूड सीआर, ठीक है। नेचुरल गैस, उसके बाद सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर, उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो आप इसको याद कैसे करोगे, इसको 3-3 के पार्ट में तोड़ लो। देखो आरईएस रेस हो गया, रेस, रेस लगाते हैं ना वो वाला रेस, आरईएस, ठीक है। फिर सीओसीआर, सीओसीआर कोयला और क्रूड ऑयल को याद करने के लिए देखो सी यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कोयला के लिए कोल सीओ और क्रूड ऑयल के लिए सीआर। फिर एनसीएफ, एनसीएफ सीएनएफ होता है केमिस्ट्री में, ऐसे ही एनसीएफ याद करना है। तो आपको इसको याद कैसे करना है, रेस सीआर सीओ, सॉरी रेस सीओ सीआर एनसीएफ, रेस सीओ सीआर एनसीएफ। तो कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, सबसे पहले होती है रिफाइनरी, फिर उसके बाद रेस में ई से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, फिर एस से क्या होता है, स्टील होता है, फिर सीओ से क्या होता है, कोयला होता है, फिर सीओ के बाद सीआर, सीआर से क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, एनसीएफ यानी कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सी से क्या हो गया, सीमेंट, एफ से क्या हो गया, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक हो गया, ठीक है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, क्या क्या इनका सीक्वेंस होता है और किसका वेटेज ज़्यादा होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इस कोर इंडस्ट्री का जो 2023-24 का जो भारांश है वो टोटल बैठ रहा है 153.77। कितना बैठ रहा है, 153.77। तो ये आपको याद रखना है। अभी तक हमने ये देखा है, वापस एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में, हमने देखा है कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, उद्योग क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उद्योग क्षेत्र क्या होता है, कच्चे माल को किसी उत्पाद में परिवर्तित कर देना और उसका मूल्यवर्धन कर देना, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था कि भाई ये जो उद्योग क्षेत्र है वो बेस प्राइस पे, करंट प्राइस पे, 3 चीज़ों की बात की थी। हमने बात की थी जीडीपी की, फिर हमने बात की थी सकल राज्य मूल्यवर्धन की, फिर हमने बात की थी कि भाई उसमें वृद्धि दर कितनी है यानी कि ग्रोथ रेट कितनी है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि भाई इसके जो है 4 उपक्षेत्र होते हैं, विनिर्माण, निर्माण, खनन,
फिर विद्युत गैस जल आपूर्ति, और इनके हमने वेटेज देखे थे। फिर इसके बाद हमने बात करी कि भाई जो आईआईपी है वो आईआईपी कैसे निकाली जाती है, कब निकाली जाती है, कौन निकालता है, और कौन कौन से 3 सेक्टर होते हैं। तो उसके अंदर होते हैं विनिर्माण, खनन और विद्युत, और उनके वेटेज पढ़े थे 77, 14 और 8। फिर हमने पढ़ा कि भाई कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है। तो कोर इंडस्ट्री 8 टाइप की होती है, जिनका हमने सीक्वेंस देखा और हमने इनका एक वेटेज देखा है कि 2023-24 में इसका कितना वेटेज बैठ रहा है, भारांश कितना आ रहा है इसका, 153.77। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि भाई उद्योग क्षेत्र के लिए, अब हम उद्योग क्षेत्र की कर रहे थे। तो अब तक तो हमने ये कर लिया कि भाई डेटा और फैक्ट्स क्या क्या थे, कि उद्योग क्षेत्र में कितनी की ग्रोथ हुई, क्या चीज़ें बढ़ गई, किसका वेटेज कितना है। अब हम बात करते हैं सरकार क्या क्या कर रही है उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपने ये सुना होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सरकार जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। क्यों करती है? एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता है भाई? बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, उसी को तो एक्सपोर्ट करते हैं। या वहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं फॉरेन में और उसको प्रोडक्ट बना के हमारे को देते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं। तो बिजनेस प्रोडक्ट्स का ही होता है। तो इम्पोर्ट यानी कि हमारी जो सरकार है, अगर उसको बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ानी है, तो वो क्या करेगी? एक्सपोर्ट्स पे अपना एम्फेसाइज करेगी, उसको बढ़ावा देगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। देखो जीडीपी जो होती है ना आपकी, जो इंडियन गवर्नमेंट की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल मूल्य, हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, जीडीपी जो भी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें 3 सेक्टर होते हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, अब ये है ना टोटली कैलकुलेट होकर निकलती है कि भाई कुछ इसका एक्स प्राइस है, कुछ इसका वाई प्राइस है और कुछ इसका जेड प्राइस है। लेकिन ये एक्स वाई जेड जो है ये स्टेट्स को मिलाकर ही तो बनते हैं, कि सारे स्टेट्स की एग्रीकल्चर को मिला के एक्स प्राइस है, सारे स्टेट्स की सर्विस सेक्टर को मिला के वाई बना है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें मान लो इसका पार्टिसिपेशन है ए, राजस्थान का पार्टिसिपेशन है ए, और इधर बी और इधर सी। ठीक है, तो हमें अगर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? इस सी को बढ़ाएंगे, यानी इस जो पूरे इंडिया का इंडस्ट्री सेक्टर बन रहा है उसमें राजस्थान का वेटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हम कुल बात इस चीज़ की कर रहे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या स्कीम्स चला रही है, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले सरकार ने ये स्कीम्स चलाई है, कौन कौन सी? सरकार ने स्कीम चलाई है, देखो 1 जुलाई 2020 से लागू है उद्यम वर्गीकरण के मानदंड। यानी कि इन्होंने कुछ रूल्स निकाले कि उद्यम कौन कौन से टाइप के होते हैं और क्या क्या इसके वर्गीकरण होते हैं, ये इन्होंने कुछ इसके रूल्स निकाले हैं। तो सबसे पहले 3 तरीके की इंडस्ट्री होती है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। 3 तरीके के हो गए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग तो ये बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं एक तरीके से कि भाई सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे, लघु किसे कहेंगे और मध्यम। जैसे आपने इकोनॉमी में देखा होगा कि बोलते हैं वो लघु किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। तो वो भूमि की जो आकार है उसके हिसाब से तो बताया जाता है कि 2 हेक्टेयर से कम है, या 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, या 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में, उस हिसाब से उनका जो मार्जिनलाइजेशन है वो किया जाता है। तो सेम ऐसे ही है कि सूक्ष्म उद्योग जो है उसमें निवेश तो कितना होना चाहिए? 1 करोड़ से अधिक, और 5 करोड़ से अधिक क्या होना चाहिए? उसका वार्षिक बाजार होना चाहिए। ठीक है, और लघु उद्योग क्या होता है कि भाई इसका निवेश तो कितना होना चाहिए? 10 करोड़ होना चाहिए, और है ना इसका जो वार्षिक बाजार है वो कितना होना चाहिए? 50 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और मध्यम उद्योग जो है इसका 50 करोड़ से अधिक का तो निवेश है और वार्षिक। तो आपको इसको ऐसे याद करना है, आपको एक टेबल बना देते हैं और टेबल बना के आपको उसको याद करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी, ये तो हो गया आपका सूक्ष्म उद्योग, फिर आता है आपका लघु उद्योग, फिर आता है आपका मध्यम उद्योग। ठीक है, डेफिनेशन 2 बेसिस पे, निवेश पे और वार्षिक कारोबार। कारोबार मतलब टर्नओवर कितना है बिजनेस का, यानी कि भाई साल भर आपने कितने का बेचा खरीदा, वो कुल मिला के क्या कहलाता है? आपका टर्नओवर कहलाता है। तो ये तो हो गया आपका निवेश, और एक है आपका टर्नओवर। ठीक है, तो निवेश सूक्ष्म उद्योग का कितना है? 1 करोड़, और ये कितना है? 5 करोड़। ये है 10 करोड़, ये है 50 करोड़,
ये हो जाएगा 50 करोड़, ये है 250 करोड़। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक डेटा याद करो, इधर का या इधर का। इधर का याद करो तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि निवेश निवेश याद कर लो कि भाई सूक्ष्म लघु मध्यम, ये सीक्वेंस तो याद रह जाएगी। सबसे छोटा सूक्ष्म होता है, फिर लघु, फिर मध्यम। निवेश के आधार पे 1 10 50, 1 10 50 कितना, 1 10 50। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 करोड़, 50 करोड़, 5 × 50 250 करोड़। याद हो गया। तो डेफिनेशन कैसे याद करनी है? डेफिनेशन याद करनी है कि 3 तरीके के उद्योग हैं, किस किस बेसिस पर, निवेश के आधार पर और टर्नओवर के बेसिस पर। तो निवेश याद किया अपन ने 1 10 50, टर्नओवर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन कब की है? ये डेफिनेशन है आपकी 1 जुलाई 2020 की। तो ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए कि भाई डेफिनेशन, उद्योगों की परिभाषा कब परिभाषित की गई थी या उद्योगों के मापदंड कब परिभाषित किए गए थे, 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसका महत्व क्या होता है कि भाई MSME, यही तो पढ़ रहे थे अभी हम, इसको इंग्लिश में कहते हैं MSME, माइक्रो, देखो MSME, माइक्रो स्मॉल मार्जिनल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसका योगदान क्या होता है? औद्योगिक उत्पादन करता है, निर्यात करता है, रोजगार सृजित करता है और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। हमें ये सब चीजें नहीं करनी, हमें अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो सबसे पहले सरकार ने क्या बनाया, देखो एक पोर्टल लॉन्च किया है 1 जुलाई 2020 को। कौन सा पोर्टल? उद्यम पंजीकरण। उद्यम कुछ उद्योग से रिलेटेड है, यानी कि आप कोई भी उद्योग या कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे सबसे पहले। देखो कोई भी बिजनेस करने का तरीका ये होता है कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप कोई बिजनेस का नाम सोचते हो कि भाई आपको ये नाम रखना है और ये काम करना है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसका नेम और उसका टाइप। और फिर उसको जाके रजिस्टर्ड करवाया जाता है। कहाँ पे कराया जाता है? जो भी उद्योग से रिलेटेड आपकी सरकार की एजेंसी है या सरकार का ऑफिस है, वहाँ जाके आप उसको रजिस्टर्ड कराते हो। तो वहाँ जाके आपको रजिस्टर करके वो एक टिन नंबर प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आपका बिजनेस शुरू होता है। ठीक है, तो आपको ये बता रखा है कि भाई उद्यम को रजिस्टर्ड करने के लिए पोर्टल बनाया। कौन सा? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया है। इसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, कब बनाया है? 1 जुलाई 2020 को। जिस दिन परिभाषा दी है उसी दिन बनाया है, 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसमें पंजीकरण कितनी औद्योगिक इकाइयां हो चुकी हैं? निवेश प्रस्ताव इतने के हैं, प्रत्यक्ष रोजगार। तो ये आपको याद नहीं करना, आपको याद सिर्फ इतना करना है कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। एक बार ये जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान मत देना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यानी कि मुख्यमंत्री कहाँ का होता है? स्टेट का होता है। यानी कि स्टेट जो है वो क्या कर रहा है? लघु उद्योग को प्रोत्साहन कर रहा है। कौन से उद्योग को? देखो MSME पढ़ा था ना अपन ने, तो MSME में सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है? प्रोत्साहन करने के लिए मुख्यमंत्री ने योजना चलाई है। योजना कब चलाई है? 13 दिसंबर 2019 की योजना है ये। क्या बोल रहे हैं कि भाई 10 करोड़ तक का ऋण दे देंगे। ये कैसे दे देंगे? ब्याज में अनुदान के साथ। यानी कि जब भी हम लोन लेते हैं, लोन कैसे लिया जाता है कि लोन की कोई एक इंटरेस्ट रेट होती है कि आपको इतने % का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो किसी ने कुछ पैसे लिए और उसकी इंटरेस्ट रेट है कि भाई 1% पे या 2% पे आपको इसका इंटरेस्ट देना है, उस हिसाब से आप ये लोन लोगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपने ये क्या कर रहे हैं कि भाई जो आपका इंटरेस्ट है उस पर आपको ग्रांट दे रहे हैं, यानी कि आपको पैसा वापस दे देंगे। जैसे आपका 100 रुपये का इंटरेस्ट है तो उसमें से कुछ पैसा इन्होंने आपको वापस दे दिया, यानी 100 की जगह 80 ही लगा, इस तरीके से। तो 25 लाख का अगर आप ऋण लेते हो तो कितने % का ग्रांट मिलेगा आपको? 8% का ग्रांट मिलेगा। ठीक है, कितने % का ग्रांट मिलेगा आपको? 8% का ग्रांट मिलेगा। अगर 5 करोड़ तक का लेते हो तो 6% का, और 10 करोड़ का लेते हो तो 5% का। आप इसको याद कैसे करोगे? आप इसको याद ऐसे करोगे, इसको तो आपको ऐसे याद करना है 865। कैसे? 865। एक स्कीम अभी आगे भी आएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना करके, युवा प्रोत्साहन योजना। उसका जो रेट है जस्ट इससे 1 ज़्यादा, यानी कि 9, 8 का उल्टा, 8 का 1 ज़्यादा 9,
6 का 7 और 5 का 6 यानी 976, यानी 9% तो किसके लिए होगा, 25 लाख तक के ऋण के लिए होगा, 7% 5 करोड़ तक के लिए और 6% 10 करोड़ तक के लिए। तो अभी तो आपको इसको याद नहीं करना, आपको अभी क्या याद करना है, अभी याद करना है आपको 865। देखो 10 करोड़ तक का लोन है तो इसको 3 पार्ट में बांट दिया, या तो 25 लाख का ले लो, या 5 करोड़ का, या फिर 10 करोड़ का। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि 25 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। इसकी रेट कितनी है, 8, 6, 5, 865। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद ये या शायद वो वाली स्कीम, इसमें से कोई सा एक स्कीम पिछले प्रीलिम्स से पूछी गई थी और यही पूछे थे कि भाई रेट कितना है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब की है, ये योजना है 13 दिसंबर 2019 की, है ना। और इसके अंदर 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और लोन देने के बाद उसका जो ब्याज है उसमें आपको ग्रांट यानी रिबेट दे दी जाएगी। कितने परसेंट की, अगर आप 25 लाख तक का लेते हो तो आपको रिबेट दे दी जाएगी 8% की, 5 करोड़ तक का लेते हो तो 6% की, और अगर आप लेते हो 10 करोड़ तक का तो 5% की, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। 2 चीजें और एक्स्ट्रा है वो मैं पहले बता देती हूँ। मैंने आपको ये तो बता दी कि भाई 1 जुलाई 2020 को इसकी डेफिनेशन आई थी जिसमें हमें बताया था कि निवेश और टर्नओवर के आधार पर सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे, लघु किसे कहेंगे और मध्यम किसे कहेंगे। फिर हमने ये देखा था कि भाई 13 दिसंबर 2019 को ये वाली स्कीम आई थी, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब 2 चीजें आपको बतानी बच रही है, एक तो ये पॉलिसी, तो 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई पॉलिसी बनाई गई थी। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई पॉलिसी कौन सी कब आई है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमएसएमई पॉलिसी कब आई थी, 17 सितंबर 2022 को। और 17 सितंबर ही क्या कहलाता है, एमएसएमई डे कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 17 सितंबर क्या कहलाता है आपका, एमएसएमई डे। यानी एमएसएमई दिवस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज ये जो बच रही है मैं आपको बता देती हूँ। 17 जुलाई 2019 को सरकार ने एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट जारी किया था। फैसिलिटेशन एक्ट का मतलब है कि भाई आप एमएसएमई खोल रहे हो, कोई बिजनेस खोल रहे हो, तो बिजनेस खोलने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट वर्क करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, अब आपको भी पता है ये बात कि अगर कोई प्राइवेट काम है तो उस काम को करवाना ईजी है कंपेरेटिवली गवर्नमेंट काम से। तो अब जब एमएसएमई को आप रजिस्टर्ड कराओगे तो ये गवर्नमेंट ऑफिस में ही रजिस्टर्ड होगी और उसके बाद बाकी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी वहीं पे होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेंथी प्रोसेस है और उसके बाद भी कई सुपरविजन्स होते हैं जिसकी वजह से जो बिजनेस करते हैं वो कर नहीं पाते इजीली, मतलब इजी नहीं हो पाता वो बिजनेस। तो उस बिजनेस को ईजी बनाने के लिए सरकार ने एक एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट जारी किया था। कब, 17 जुलाई 2019 को। इस एक्ट के तहत क्या था भाई कि आपको आने वाले 3 सालों के लिए, कब, बिजनेस शुरू करने के बाद आने वाले 3 सालों के लिए हर तरीके के निरीक्षण और इन सब चीज़ों से क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी, यानी छूट मिल जाएगी। यानी कि 3 साल आप इन चीज़ों में ध्यान लगाने की बजाय शुरू के 3 साल आप अपने बिजनेस में ध्यान लगाओ, आराम से आप बिजनेस करो, कोई निरीक्षण नहीं होगा, कोई भी जांच नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या किया है, इस 3 साल को बढ़ा के कितना कर दिया, 5 साल। यानी एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अब 5 साल का एक पावती प्रमाण पत्र यानी कि एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद आप उस बिजनेस को 5 साल के लिए इजीली कर पाओगे। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी कोई वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन तो पहले हो जाएगा, मतलब कि जो भी निरीक्षण वगैरह है या जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें बाद में होगी और 5 साल आप बहुत ईजिली उस बिजनेस को कर सकते हो। तो एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट कब आया, 17 जुलाई 2019। मैं इसमें लिख देती हूँ, स्लाइड में भी नहीं है, एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिया जाता है, एक पावती प्रमाण पत्र यानी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ठीक है। अब आपको इसको एक टाइमलाइन से याद करना है। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। सबसे पहले तो है देखो 2019, फिर है 2019, फिर 2020 और 2022। 2019 के 2 सन है, फिर 20 है और फिर 22 है। तो 2019 में सबसे पहले तो कब है, जुलाई, फिर दिसंबर, फिर जुलाई, फिर सितंबर। तो इसको ऐसे याद कर लेना भाई, जुलाई जुलाई, दिसंबर सितंबर, ठीक है। और ये 2019, 19, 20, 22, इसमें तो क्या होता है, एक्ट आता है। एक्ट आने के बाद क्या आता है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। फिर उसके बाद क्या आता है, इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन आने के बाद, डेफिनेशन के साथ एक वो भी तो था, क्या था, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है।
इस पोर्टल का एक नाम भी है, आप चाहो तो वो भी लिख लो। पोर्टल का नाम है ये रहा, http उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। ठीक है, तो ये पोर्टल भी है http/udyamregistration.gov.in। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है भाई, सबसे पहले तो क्या आता है, एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट कब आता है, ये आता है 17 जुलाई 2019 को। उसके बाद 13 दिसंबर 2019 को क्या आता है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर सरकार क्या बोलती है कि भाई आपको जो है वो 10 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, और कितने रेशो में दिया जाए, कितने ब्याज अनुदान पे दिया जाएगा, 8%, 6% और 5%। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1 जुलाई 2020 को इसकी डेफिनेशन आती है, और क्या आता है, पोर्टल आता है। उसके बाद 17 सितंबर 2022 को क्या आती है, इसकी पॉलिसी, और 17 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, एमएसएमई डे। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी एमएसएमई की, कि एमएसएमई के लिए सरकार ने क्या परिभाषा या क्या मापदंड या फिर क्या स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं, और सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है। सरकार ने पोर्टल भी खोल दिया, सरकार ने फैसिलिटेशन एक्ट भी पारित कर दिया, सरकार ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन भी दे दिया, एमएसएमई पॉलिसी भी बना दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है राजस्थान में निर्यात का महत्व। तो देखो, निर्यात करने से क्या होता है, ये एक आप अपने लेवल पे सोच के देखो, एक्सपोर्ट अगर हमारे बढ़ेंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ने से सबसे पहले तो इकोनॉमिक में आपने पढ़ा होगा चालू खाते का घाटा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा आएगी, है ना, और चालू खाते का घाटा कम हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, निर्यात न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, लेकिन बाजार अवसरों का विस्तार, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी उन्नयन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। भाई जब निर्यात बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका जो भी है कि आप जिस भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो, ऐसे मान लो कि कोई एक काम है, कोई करता है जिसमें मान लो वो दिन के 200 रुपये की बिक्री करता है, लेकिन मान लो कि यही बिजनेस उसका 1000 रुपये का हो जाए, तो फिर वो आगे क्या करेगा, आगे वो सोचेगा कि भाई मैं इस 1000 को और कैसे बढ़ाऊं, है ना। तो पहली बात तो पैसे से पैसा बनता है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो पैसा से पैसा बनाने के लिए पैसा बढ़ना भी तो चाहिए। पैसा कैसे बढ़ेगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। दूसरी बात, एक्सपोर्ट होता है तो आपको ये भी पता है कि भाई एक्सपोर्ट होता है तो हमारी इंडियन रुपीज़ की जो कीमत है वो डॉलर के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो वैसे भी फायदा होता है। दूसरा, अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारा जो SDR होता है जिसमें फॉरेन रिजर्व्स रखे जाते हैं वो सही रहेंगे, और उसके सही रहने से आपने अभी सुना था ना श्रीलंका में क्या हुआ था, तो उस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति नहीं आएगी। तो ये फायदे होते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति नहीं आएगी, एक तो BOP क्राइसिस नहीं आएंगे, चालू खाते का घाटा कम हो जाएगा और विदेशी मुद्रा आएगी, और वैसे बाकी चीज़ें लिखी हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तकनीकी उन्नयन आएगा, बाजार अवसरों में विस्तार होगा, उत्पाद की गुणवत्ता में विस्तार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है कि भाई अब एक्सपोर्ट की तो बात कर ही रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हम किन किन चीज़ों का करते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं इंडिया से। तो इंडिया में देखो, आपने कभी जो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म से आप उनको खोल कर देखना कभी, तो आप वहाँ देखोगे कि इंडिया की तरफ से एक तो जयपुरी फेमस है, इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। दूसरा, टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट होता है। तीसरा, मेटल्स का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। हमारा जो इंडिया है, बस ये है कि हमारे यहाँ पे चीज़ें जो है वो पार्ट्स में बन जाती हैं और उसको असेंबल करने का काम बाहर वाले कर देते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बनती हैं। तो आप अगर ये देखो तो कौन कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात और आभूषण, धातुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुएं। ठीक है, तो 5 हैं, इसको तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बोलेंगे, इंजीनियरिंग गुड्स। ये है जवाहरात एंड आभूषण यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, ये है मेटल्स, धातुएं।
ये है कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल, ये है हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करोगे? देखो इसकी फर्स्ट वर्ड से एक वो बना लो निमोनिक। EZMTH, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। EZMTH क्या इजी है? MTH इजी है। E फॉर इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, G फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, M फॉर मेटल हो गया, T फॉर टेक्सटाइल हो गया, और G फॉर क्या हो गया? सॉरी, H फॉर क्या हो गया? हैंडीक्राफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें भी सीक्वेंस आपको पता तो चल रही होगी, सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो आप इसको याद क्या कर लेना भाई, क्या है ये? EZMTH। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई सबसे ज़्यादा, मतलब इस साल हमने कितने का एक्सपोर्ट किया है। इस साल हमने एक्सपोर्ट किया, इस साल मतलब 2023-24 के सेशन में वो हमने किया है 83.7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। इंडिया से कितने का एक्सपोर्ट हुआ है? 83.7 लाख करोड़ का। इससे पिछले साल में कुछ 77 करोड़ समथिंग का एक्सपोर्ट हुआ था, तो ये रहा 77 लाख करोड़ 2022-23 में। ठीक है, तो इसमें आपको ग्रोथ भी दिख रही होगी कि भाई कितनी ग्रोथ हुई है। आप इसको मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेट कर लेना, बाकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप 5 नंबर पे हमारे क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होते हैं, और इनका टोटल मिला के जो वेटेज है वो 65% से भी ज़्यादा है। और हमने जो इस साल निर्यात किया है वो कितने का किया है? 83.7 लाख करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे ये है कि भाई अब हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि एक्सपोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे होते हैं। फिर हमने देखा कि एक्सपोर्ट में हम करते क्या क्या एक्सपोर्ट है, कितने का हमने एक्सपोर्ट कर दिया और कितने का वेटेज है किस किस चीज़ का, टॉप 5 चीज़ें। अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार क्या सरकार कर रही है कि भाई एक्सपोर्ट को इनहेंस किया जाए या बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सरकार ने सबसे पहले निर्यात संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण यानी क्या होता है? ट्रेनिंग, यानी कि सरकार ट्रेनिंग देगी एक्सपोर्ट से रिलेटेड कि भाई कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में अवेयर करना। तो देखते हैं इसमें क्या है कि उद्यमियों को निर्यात की प्रक्रिया यानी कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है यानी दस्तावेजीकरण, क्या बाजार की जानकारियाँ हैं कि भाई बाजार में क्या चल रहा है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा, किससे ज़्यादा फायदा होगा, किससे कम फायदा होगा, उसके बारे में सरकार क्या करती है? ट्रेन करती है। ये प्रोग्राम 2022 से चल रहा है। चलाता कौन है? इसे चलाता है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। कौन? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। देखो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो काउंसिल का नाम क्या होगा? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इस REPC का जो गठन है वो हुआ था 8 नवंबर 2019 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2019 को। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ कि सरकार जो है एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ये हमने पढ़ लिया, किस किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है ये भी हमने पढ़ लिया, किसका इस साल हमने कितने का एक्सपोर्ट किया हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई सरकार जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है। तो सरकार ने सबसे पहले क्या चलाया? निर्यात संवर्धन प्रशिक्षण प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सरकार 2012 से चला रही है विद द हेल्प ऑफ REPC यानी कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसका निर्माण कब होता है? 8 नवंबर 2019 को। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक मिशन चलाया था सरकार ने 2021 में। ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, मिशन निर्यातक बनो। क्वेश्चन ये पूछा था कि मिशन निर्यातक बनो, 4 ऑप्शन दिए थे कि इस डेट को आया था, इसका इन दोनों का मिला हुआ संयुक्त उपक्रम है, इन दोनों का है, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भाई कौन से विभाग का है। ठीक है, तो मिशन निर्यातक बनो आया था 29 जुलाई 2021 को। फर्स्ट फेज था इसका, लेकिन अब इसका सेकंड फेज शुरू किया गया 5 दिसंबर 2022 को। कब? 5 दिसंबर 2022 को सेकंड फेज इसका शुरू किया है REPC ने, वही राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। ठीक है, अब ये जो मिशन निर्यातक बनो है ये है किस किस का? ये है उद्योग विभाग और RICO का। आपने सुना होगा RICO भी इस क्षेत्र में काम करता है, तो उद्योग विभाग और RICO का ये उपक्रम है। तो मिशन निर्यातक बनो कब का है? 29 जुलाई 2021 का। सेकंड फेज इसका कब चला है? इसका सेकंड फेज चला है 5 दिसंबर 2022 को, और उद्योग विभाग और RICO का है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है,
इसलिए इसकी सेकंड फेज की थोड़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है, तो एक बार देख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने पर प्रतिपूर्ति योजना, यानी कि आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दिल्ली के प्रगति मैदान में होता है और बाहर भी कई जगह होते हैं, जैसे कि इटली में होते हैं और कई जगह होते हैं। फेयर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक आपने कोई दिवाली कार्निवल देखा है ना, उस तरीके से होता है। जैसे कि मान लो कोई एक इतना बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड में स्टॉल्स अलॉट की जाती है, ये स्टॉल्स है ये अलॉट कर दी जाती है किसको, एक्सपोर्टर्स को। जैसे मान लो कि इंडिया से कुछ एक्सपोर्टर हैं, ये मान लो कोई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये अपने सैंपल्स लेके जाके वहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े वो आते हैं इम्पोर्टर्स, ठीक है, ये जाके अपने कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं या ऑर्डर्स देते हैं। तो यहाँ से फिर ये जैसे मान लो कोई इंडियन गया है, यहाँ पे जाके स्टॉल लगाई, यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखा वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने, और उन्होंने इनको ऑर्डर दिया या कॉन्टेक्ट शेयर हुए, तो इस तरीके से क्या है बिजनेस ग्रोथ होता है। फिर हमारे जो यहाँ से एक्सपोर्टर्स गए थे वो तो आ जाते हैं और उसके बाद उनका दिया हुआ ऑर्डर को फुलफिल करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोशन ही तो मिला इससे। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं। अब इस फेयर में ये स्टॉल है, इसको लेने का एक रेंट लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, तो वो रेंट, अब हमारे यहाँ का जो पैसा है और वहाँ का जो डॉलर है, दोनों में दिन रात का फर्क है। अगर हमारे यहाँ पे लाख की बात करें तो वहाँ करोड़ में चला जाएगा। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, प्रमोट करती है, यानी कि सरकार अपनी तरफ से पैसा देती है कि भाई कुछ पैसा हम दे रहे हैं, कुछ आप दे दो और आप अपना फेयर लगा लो, ठीक है। तो क्या होता है इसके लिए, इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होता है कि सरकार कहती है कि 2012-13 से लागू हुआ था। सरकार ने बोला कि अनुमोदित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली यूनिट्स को भूमि किराए का 50% पुनर्भरण करेंगे, और इसमें यह भी था कि मैक्सिमम 25 लाख, यानी कि जो भी किराया लग रहा है ना जमीन का, मान लो 1 लाख रुपए किराया लग रहा है वहाँ पे स्टॉल लेने का, तो उसका 50%, यानी कि सरकार बोल रही है 50,000 हम दे देंगे, 50,000 आप दे दो। या फिर मान लो बहुत ज़्यादा लग रहा है, 50 लाख तक लग रहा है, तो सरकार ने बोला कि भाई हम तो 25 लाख तक देंगे, इसके बाद दोनों में से जो भी कम है ना हम वो दे देंगे, अगर इससे भी ज़्यादा लग रहा है तो वो आपको देना है। दूसरी कंडीशन ये बोली सरकार ने कि राज्य प्रतिनिधि मंडल जाएगा एक यहाँ से जब भी फेयर्स लगेंगे, और उसको सरकार देगी कितने, 10 लाख रुपए देगी, ठीक है। तो आपको इसको 2 पॉइंट्स याद करने हैं आपको, तो कि जो इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं उसके लिए सरकार ने क्या बोला है कि जो भी वहाँ पे भूमि का किराया लगेगा उसका 50% हम दे देंगे, और दूसरा जो यहाँ से प्रतिनिधि मंडल जाएगा उसको 10 लाख रुपए हम दे देंगे, ठीक है। ये स्कीम 2012-13 की थी, ईयर याद रहना इतना ज़रूरी नहीं है, इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। चौथा है इसके अंदर राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार, कि एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट क्या करती है भाई, प्राइज़ भी देती है कि कौन ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कम कर रहा है। तो सरकार जो है टोटल 33 अवार्ड्स देती है इसके अंदर। 33 पुरस्कारों में क्या है कि 32+1 इस तरीके के अवार्ड होते हैं। एक अवार्ड तो होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और 32 अवार्ड जो होते हैं वो कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं, 15 कैटेगरी में 32 अवार्ड दिए जाते हैं। तो आपको याद करना है कि सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्राइज देती है। कितने प्राइज देती है, 33, जिसमें से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है और बाकी के 32 कैसे हैं, 15 कैटेगरीज में अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या है कि भाई जैसे राजस्थान है, राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी होती है, जयपुर में ब्लू पॉटरी होती है। अब तो जयपुर के डिवीज़न हो गए, दूदू बन गया, जयपुर ग्रामीण बन गया। अगर जैसे दूदू की बात करें तो दूदू में वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक प्रिंट होता है दूदू में, ठीक है। तो इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक प्रोडक्ट है जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक जिले की निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करना और उनको बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार ने DDMO बनाया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अथॉरिटी बनाई है जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करेगा, और वो बताएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोडक्ट है जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसकी लिस्ट है काफ़ी लंबी, जितने डिस्ट्रिक्ट है उतनी इसकी लिस्ट है। तो आप इसको थोड़ा बहुत देख लेना गूगल से डाउनलोड करके, और उसको थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करना, या फिर मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान में या फिर मैं इसकी प्रोडक्ट्स आपको लिखा दूं। ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
ठीक है, इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं देखो। एक तो आपको ये पता होगा कि भीलवाड़ा को मैनचेस्टर सिटी कहते हैं क्योंकि कपड़ों के लिए हब माना जाता है। तो आप बालोतरा को भी कहते हैं, तो बालोतरा, भीलवाड़ा और बालोतरा दोनों का प्रोडक्ट क्या है, वस्त्र। ठीक है, अब मैं आपको पहले जयपुर का बता देती हूँ। जयपुर ग्रामीण, इसका है ब्लॉक प्रिंट। ठीक है, दूसरा है जयपुर ग्रामीण के बाद दूदू, ये है ब्लू पॉटरी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जयपुर का ही अगर अपन देखें, जयपुर का एक पार्ट और बचा हुआ होगा अभी, ये रहा जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी कि जयपुर शहर उसका है जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। देखो इसके बाद अपना आता है भरतपुर में पढ़ा है ना, भरतपुर में बंसी पहाड़पुर में पत्थर मिलता है, तो भरतपुर से अब अलग हो गया डीग। तो डीग में क्या मिलेगा, पत्थर। डीग में मिलेगा पत्थर, स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स नहीं पत्थर ही बोलो इसको, स्टोन तो फिर उसमें चले जाओगे आप। ठीक है, इमारती पत्थर या बोल सकते हो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि एक वो देखा होगा जालौर में मोजड़ी मिलती है। ठीक है, और कोटा में कोटा डोरिया, ये इजीली याद हो जाएगा आपको। एक राजसमंद भी पता है कि भाई राजसमंद में 1000 से ज्यादा माइंस है, किसकी, मार्बल की। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मार्बल मिलेगा। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, और अगर आप देखो तो भीलवाड़ा, ये सारे लिखा है क्या, सारे तो क्या लिखोगे, अलवर का लिख लो एक, अलवर। ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ठीक है, और एक ये लिख लो, बूंदी का लिख लो। बूंदी मीठी होती है ना, और खीर भी मीठी होती है, किससे बनती है, चावल से। तो चावल कहाँ पे मिलेंगे, बूंदी में मिलेंगे। ठीक है, और एक लिख लो हनुमानगढ़ में भी चावल मिलते हैं, चावल और कपास। ठीक है, और एक नया जिला बनाया ना, ये अनूपगढ़, ये नए वाले जरूर याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है पूछ ले। तो यहाँ मिलती है कॉटन वॉल्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिखवाया जयपुर ग्रामीण, दूदू, डीग, अनूपगढ़ इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये देख लेना। और जालौर का हो ही गया, डीग कुचामन, सॉरी डीडवाना कुचामन। इसमें मिलेगा मकराना मार्बल्स। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत हैं, बाकी के एक बार आप गूगल कर लेना, मेरे हिसाब से थोड़े बहुत एक बार देख लेना कि भीलवाड़ा बालोतरा में तो वस्त्र मिलते हैं, जयपुर ग्रामीण में ब्लॉक प्रिंट है, दूदू में ब्लू पॉटरी है, जयपुर में जेम्स ज्वेलरी है। इस तरीके से इनको देख लेना।
तो ये हमने पढ़ लिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने इंडस्ट्री सेक्टर को पढ़ा है, और इंडस्ट्री सेक्टर में हमने पढ़ा कि भाई सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई, सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है। इसके बाद का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हम आगे ये देखेंगे कि भाई सरकार जो है इसके लिए और क्या क्या स्कीम्स चला रही है, और क्या क्या इंडस्ट्री में और चीज़ें होती हैं, उनको हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू।